नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में हम बारीकी से देखें तो पूरा मीडिया जो है, हमारे मराठी पत्रकार है या मुंबई का मीडिया है, उन्होंने मान लिया है कि राजनीति में आखिरी शब्द शरद पवार का ही होगा और इसलिए राजनीति में अगर कुछ भी होता है तो पवार को पूछे बगैर नहीं हो सकता, शरद पवार को पूछे बगैर नहीं हो सकता। अब देखिए, पत्ता भी पेड़ से हिलेगा नहीं अगर शरद पवार ने परमिशन नहीं दी तो। इस ढंग की जब सोच होती है तो पवार साहब ये बोला, पवार साहब ने वो बोला, ये कहा जाता है। पिछले 2.5 साल से हम पवार साहब से बार बार ये सुनते आए, ये सरकार पूरी 5 साल चलेगी और सिर्फ 5 साल के लिए महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार चलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि फिर से जब चुनाव हो जाएंगे तब उसमें भी महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां बड़ी ताकत से चुनकर आएगी। ये उनका अंदाज़ा था या भविष्य था, पता नहीं, क्योंकि जिस आत्मविश्वास से पवार साहब बार बार बोलते रहे कि ये सरकार 5 साल चलने वाली है। और ये देखिए कि राज्यसभा चुनाव, उसके बाद विधान परिषद चुनाव 10 दिन के अंतर से हो गए। 10 जून को राज्यसभा चुनाव हुआ, उसमें भी महाविकास आघाड़ी का चौथा कैंडिडेट चुनकर नहीं आया। क्यों नहीं आया? उनके पास संख्या थी, नंबर था, फिर भी नहीं आया। पवार साहब बोले नहीं, संख्या देखिए, सरकार को कोई धोखा नहीं है। 10 दिन के बाद विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी की ताकत नहीं थी, नंबर नहीं था, फिर भी बीजेपी का 5वां कैंडिडेट चुनकर आया और वहाँ से महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिल्कुल 10वें दिन यानी 30 जून को महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ विधि तक हो गया। और पवार साहब बार बार बोलते रहे, क्या बोलते रहे? ये सरकार 5 साल चलेगी। वैसे तो संजय राउत बोलते थे 25 साल चलेगी। और हमारे उद्धव ठाकरे ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसकी भी गारंटी संजय राउत दे रहे थे। सवाल ये है कि किस आधार पर शरद पवार ये सरकार 5 साल चलने की गारंटी दे रहे थे? क्या पवार साहब कोई भविष्यवेत्ता बन गए? अभी राजनेता नहीं रहे। अब देखिए, ये सब इतनी उथल पुथल हो गई, इनकी महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई, दूसरी सरकार आ गई और शिंदे और फडणवीस की शिवसेना बीजेपी की संयुक्त सरकार अभी आई भी नहीं है, सत्ता में बैठी भी नहीं है। इसके पहले पवार साहब फिर से भविष्यवाणी करने लगे कि 6 महीने भी ये सरकार नहीं चलेगी। अंदरूनी नाराजी और अस्वस्थता के कारण ये सरकार गिर जाएगी और अगले 6 महीने में महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे। एक बात है दोस्तों, मैं आपको आज कबूल करता हूँ कि 8-9 महीने पहले मेरे पास एक खबर आई थी और दोबारा ये खबर आई थी, लेकिन मैंने उस पर वीडियो तक नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसमें कोई दम नहीं लगा। और ये खबर ऐसी थी कि दिसंबर में 2022 के दिसंबर में गुजरात का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है रूटीन से। 2002, 2007, 2017, 2012, 2017 और अब 2022 में रूटीन से गुजरात विधानसभा की मुदत ख़त्म होगी और वहाँ फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। और उसी साथ गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होंगे, मिड टर्म पोल होंगे। ये खबर मेरे पास पिछले 8-9 महीने से थी, लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और आज भी नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त खबर मिली थी अक्टूबर दिसंबर में, उस वक्त तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि
महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने वाली है। और जिस ढंग से आत्मविश्वास से पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, संजय राउत ये बोल रहे थे, कांग्रेस के एनसीपी के नेता बोल रहे थे, वो देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये सरकार इतनी जल्दी गिरेगी, हारेगी। सवाल ये है दोस्तों कि पवार साहब अगर राजनीति में इतने माहिर हैं, अच्छे खिलाड़ी है, खिलाड़ियों के खिलाड़ी है, तो अपनी सरकार गिर रही है, ये इनको 1 जून को, 10 जून को क्यों मालूम नहीं था? क्योंकि 21 जून तक देखिए, मैं बोल रहा हूँ 21 जून तक, यानी सरकार गिरने से 10 दिन पहले तक पवार को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सरकार टूट रही है। और ये आज अगली भविष्यवाणी करते। अगर 10 दिन पहले जो हो रहा है और आपके घर में हो रहा है, आपकी सरकार में हो रहा है, उसका भी आपको पता नहीं था, भनक तक नहीं थी, तो आज आप अगले 6 महीने में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी किस आधार पर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुझे जिस ढंग से पिछले कुछ महीनों में या एक ही महीने में जो कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई है, वो देखकर पवार के बारे में एक फिल्मी गीत याद आता है। वो फिल्मी गीत बिल्कुल इसी तरह, कारवां गुजर गया। मेरा गोपाल दास नीरज हिंदी बड़े कवि थे, कविवर्य थे, तो उनकी वो गीत की लाइन मुझे याद आती है, कारवां गुजर गया गुब्बारा देखते रहे। कारवां गुजर गया गुब्बारा देखते रहे। दोस्तों, मैं इसमें से एक शब्द बदली करूंगा तो आज की राजनीति महाराष्ट्र की आपको समझ में आएगी, जो मैंने हेडिंग में किया है, कारवां गुजर गया पवार देखते रहे। यानी एक नहीं, लेकिन हम मानते कि 10 जून से 30 जून तक 20 या 21 दिन, 3 हफ्ते जो कुछ हो रहा था, पवार साहब देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। जो राजनीति हो रही थी उसमें हस्तक्षेप भी करने की हिम्मत पवार को नहीं हुई। कारवां गुजर गया, यानी महाराष्ट्र की सीमा क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके शिवसेना के 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक गुजरात पहुंच गए, सूरत पहुंच गए, और महाराष्ट्र सरकार को भनक तक नहीं थी। ये तो विधान परिषद की मतगणना करने में जुटे हुए थे, उसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा, किस वोट को ऑब्जेक्शन है, उसमें थे। 21 जून को जब खबर आई तब पवार साहब ने क्या बोला था, ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। अगर शिवसेना महाविकास आघाड़ी में है, 3 बड़ी पार्टियां जो महाविकास आघाड़ी में है उसमें शिवसेना है, तो शिवसेना के इतने ज़्यादा एमएलए कोई बगावत करते हैं तो सरकार को धोखा था। अब सरकार को धोखा है तो जिस सरकार में एनसीपी थी, कांग्रेस थी, तो ये मामला शिवसेना का नहीं रहता, वो अपने आप महाविकास आघाड़ी सरकार का भी मामला बन जाता है। लेकिन पवार साहब क्या बोल रहे थे, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इसमें क्या करना है ये शिवसेना तय करे। सुना होगा आपने 21 जून को जब आहिस्ता आहिस्ता इसकी चर्चा हो गई कि शिवसेना में बड़ी बगावत हो गई है, 2 दर्जन से ज़्यादा 25 से 30 तक एमएलए गुजरात निकल गए हैं और वहाँ किसी होटल में रुके हुए हैं, और उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो अलायंस है, आघाड़ी है, फ्रंट है, वो तोड़ने की मांग की है। फिर भी पवार साहब क्या बोलते हैं, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। यानी कि इसकी जो गंभीरता थी, इसकी आइडिया भी पवार साहब को नहीं थी। इसलिए मैंने बोला कि आपके घर में इतनी बड़ी बगावत हो गई है, महाविकास आघाड़ी संकट में पहुंच गई है, और फिर भी पवार साहब क्या बोलते हैं, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है।
अब गवर्नमेंट किसकी डूब गई, गवर्नमेंट किसकी गिर गई? क्या सिर्फ शिवसेना की गिर गई थी? अगर शिवसेना का एमएलए टूटते हैं, बगावत करते हैं और उससे मेजॉरिटी धोखे में आ जाती है, तो मामला शिवसेना का अंदरूनी मामला नहीं बचता, वो पूरे महाविकास आघाड़ी का जो फ्रंट सत्ता में है उस फ्रंट के लिए वो गंभीर मामला हो जाता है। और उस आघाड़ी के फ्रंट के प्रमुख सर्वोच्च नेता शरद पवार बोलते कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। इसका सीधा साधा अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं कि पवार को आजकल की राजनीति बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अपने आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसका आकलन भी पवार साहब नहीं कर सकते। इतना ही निष्कर्ष या निचोड़ हम निकाल सकते। देखिए, ये जो मैंने एक कविता की लाइन आपको दो बता दी, कारवा गुजर गया। देखिए, एक एक करके शिवसेना के एमएलए, और सिर्फ शिवसेना के नहीं है, आखिर तक 39 कुछ 39 शिवसेना के एमएलए गुवाहाटी पहुंचे और उसको छोड़कर कम से कम 11-12 और इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टी के एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में थे। और इसको ही हिंदी में क्या बोलते, कारवा गुजर गया। यानी कारवा पवार साहब के नज़रों के सामने से गुजर रहा था और ना पवार रोक पाए ना समझ पाए कि ये क्या हो रहा है। आपके सामने से कोई भीड़ निकल जाती है, कोई रैली निकल जाती है और आपको पता नहीं उस रैली में कौन है, उस भीड़ में कौन है, ये कौन निकल कर जा रहे, भाग रहे। जो एमएलए, जो विधायक पहले दिन 21 तारीख को मुख्यमंत्री के निवास पर वर्षा बंगले पर थे, उनमें से भी 3-4 लोग एक एक करके निकल गए और वो निकल कर जा रहे, इसका पता तक यहाँ बैठे शिवसेना के नेता को नहीं था, या तो एनसीपी या कांग्रेस के मिनिस्टर को भी नहीं था। गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्रालय तो एनसीपी के पास था, पवार की पार्टी के पास गृह मंत्रालय था जो पुलिस को हैंडल करती है। और पुलिस को यह पता नहीं था कि महाराष्ट्र से कम 2 से 3 दर्जन एमएलए एक एक करके या ग्रुप से निकलकर गुजरात और गुजरात से गुवाहाटी जा रहे। कारवा गुजर गया, पवार देखते रहे। क्या किया पवार साहब ने? शिवसेना का अंदरूनी मामला है बोलकर मजाक करते बैठ गए। इसको मजाक ही बोलते हैं दोस्तों, मजाक ही बोलते हैं कि जब कोई राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है तो उससे संबंधित जो लोग होते हैं उनको बड़ी गंभीरता से उसकी तरफ देखना पड़ता है, वो घटनाएं समझ लेनी पड़ती है और उस पर कुछ करना पड़ता है। लेकिन पवार साहब क्या करते थे? 21 जून को पवार साहब बोले ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। यानी पवार साहब को जो कुछ हो रहा था, सामने दिखाई दे रहा था, टीवी चैनल पर आ रहा था, खबरों में आ रहा था, वो पवार साहब को मजाक लग रहा था। जिसके बाद 21 से लेकर कुछ 4-5 दिन में सरकार गिर गई, एक हफ्ते में सरकार गिर गई। 28 या 29 तारीख को सरकार गिर गई और पवार साहब देखते रहे। कारवा गुजर गया, पवार देखते रहे। क्योंकि पवार साहब को ये पिछले कुछ सालों में राजनीति और मजाक, इसमें फर्क महसूस नहीं होता, समझ नहीं पाते। दूसरे किसी की मजाक उड़ाने में पवार राजनीति के मजाक उड़ाने में बैठ गए। और वही पवार साहब अब कहते हैं कि ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, इसमें अंदरूनी जो नाराजी है, अनरेस्ट है, उसका स्फोट हो जाएगा और ये सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव आ जाएंगे। अब देखिए फिर भी मजाक चालू है। यानी इतना बड़ा कुछ हो गया है, फिर भी पवार आज भी मजाक कर रहे हैं। क्यों मजाक बोलता हूं मैं?
जिस इंसान को उनकी ही महाविकास आघाड़ी में इतना बड़ा अनरेस्ट था, उसकी भनक तक नहीं थी। ना उद्धव ठाकरे को थी, ना शरद पवार को थी, ना उनके प्रवक्ता लाडले संजय राउत को थी। नहीं, सब ठीक है, हमारी संख्या ठीक है, कुछ नहीं, सरकार नहीं गिरने वाली, सरकार बड़ी मजबूती से खड़ी है, 5 साल पूरी करेगी। ये आखिर तक बोलते रहे, आखिर तक बोलते रहे। जो गुवाहाटी में एमएलए बैठे उनको तो मुंबई में आना पड़ेगा, जो बैठे गुवाहाटी उनको आना पड़ेगा चौपाटी, ये संजय राउत बोले थे। लेकिन संजय राउत जिस ढंग से बोले थे उसी आशय की भाषा शरद पवार ने भी की थी। गुवाहाटी में बैठकर महाराष्ट्र की मेजॉरिटी प्रूव नहीं होती, उनको यहाँ आना पड़ेगा। एक तरीके से पवार साहब वो गुवाहाटी में बैठे महाराष्ट्र के विधायकों को धमका रहे थे कि यहाँ आओगे तो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ कैसा वोटिंग करते वो देखते। ये धमकी थी, लेकिन क्या हुआ धमकी का? एक एक करते कारवा निकल गया और कारवा वापस भी आ गया। पवार साहब क्या कर पाए? और वही पवार आज शिवसेना बीजेपी या शिंदे फडणवीस की जो सरकार बनी है उसमें कौन कौन नाराज है इसका इनको पता लगा है। क्या अजीब बात है, जिनको अपने घर में क्या हो रहा है, अपने घर में क्या पक रहा है उसका पता नहीं है, लेकिन पड़ोसी या 2 घर छोड़कर किसी घर में और किसी घर में क्या पकवान पक रहा है उसकी बू आ रही है और बोल रहे हाँ उधर हलवा बन रहा है, इधर हलवा पूरी हो रही है, यहाँ चिकन बन रहा है। इस ढंग से जब पवार साहब बोलते तो वो मजाक करते, वो भविष्यवाणी नहीं करते, राजनीति का आकलन नहीं बता रहे। इनको सामने से कारवा गुजर गया उसका भी पता नहीं। महाविकास आघाड़ी के 4 दर्जन से ज़्यादा सपोर्टर विधायक गुजरात होकर गुवाहाटी पहुंचे, इसकी भी इनको भनक नहीं थी। कारवा गुजर गया और पवार देखते रहे, पवार मजाक करते रहे और आज भी मजाक कर रहे, आज भी मजाक कर रहे, क्योंकि आजकल पवार साहब को राजनीति का अंदाजा भी नहीं आता, आकलन तो उसके परे बात है। पवार साहब को आज की राजनीति का बिल्कुल आकलन नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में उनकी ही महाविकास आघाड़ी में जो कुछ गड़बड़ियां चल रही थी उसमें हस्तक्षेप करने के बजाय पवार साहब दिल्ली में पहुंचे हारने वाले राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करने, क्योंकि जो अपोजिशन का उम्मीदवार रहेगा वो तो हारने के लिए होगा। फिर भी वो उसके लिए पहुंच गए, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार गिरने जा रही थी उसको बचाने के लिए पवार साहब ने हस्तक्षेप तक नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि कारवा गुजर गया। देखो कवि की लाइंस कितनी कम शब्दों में बहुत कुछ निचोड़ देकर जाती है, आशय देकर जाती है। कारवा गुजर गया यानी सामने से सब घटनाएं होती हुई पवार साहब देखते रहे। कारवा गुजर गया, पवार देखते रहे। एकनाथ शिंदे और फडणवीस का कारवा गुजर गया, पवार देखते रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।